रोटेशनल मोशन। देखो रोटेशनल मोशन बड़ा सा चैप्टर है, उससे पहले थोड़ी थोड़ी बेसिक चीजें आपको आना चाहिए। जैसे इससे पहले कौन सा चैप्टर सीखे? वर्क पावर एनर्जी। वर्क पावर एनर्जी सीखने के लिए आपको क्या आना चाहिए था? वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट। समझ पा रहे हैं? अभी रोटेशन में आगे आपको क्रॉस प्रोडक्ट का जरूरत पड़ेगा, तो मैंने वेक्टर तो आपको पूरा सिखा चुका हूं। अभी क्या है, एक छोटी सी चीज आपको समझ में आना चाहिए जिसको बोलते हैं सेंटर ऑफ मास। जब तक सेंटर ऑफ मास पर आप मास्टरी नहीं कर लेंगे, रोटेशन का अच्छा क्वेश्चन नहीं बनेगा। हाँ, फॉर्मूला पुटिंग तो बन ही जाएगा। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो हम लोग 2 दिन मेहनत करेंगे, पूरे 2 दिन मेहनत करेंगे सेंटर ऑफ मास पे, और सेंटर मास ही आपको लेकर जाएगा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे। ठीक है ना? तो आप एक हेडिंग बना दीजिए, सेंटर ऑफ मास। रोटेशनल मोशन 2-4 क्लास के बाद आएगा। टॉपिक तो रोटेशनल में ही कवर है, पर अभी पार्टिकुलर एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है सेंटर ऑफ मास। आज और कल 2 दिन उस पर मेहनत करेंगे। आज बस बेसिक बातें करेंगे, कल हम उसमें आपको अच्छी अच्छी क्वेश्चन उसकी वेलोसिटी एक्सेलरेशन पे लेकर आएंगे। ठीक है? तो सेंटर ऑफ मास है क्या? शॉर्ट में इसको COM बोल सकते हैं, सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास है क्या, इसकी जरूरत क्यों है और इतना इंपॉर्टेंस क्यों है? फिजिक्स की सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये। ऐसा नहीं सबसे इंपॉर्टेंट मतलब क्वेश्चन आएगा ऐसा जरूरी नहीं, पर सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है किसी चीज को अच्छे से समझने के लिए। देखिए, हम लोग जो भी पढ़ रहे हैं ना, ये मैकेनिक्स है। हम लोग पढ़ क्या रहे? मोशन को, किसी भी मोशन को स्टडी करते हैं। कौन कौन सी मोशन का स्टडी आपने किया? एक स्ट्रेट लाइन, कोई ऑब्जेक्ट सीधी जा रही है स्ट्रेट लाइन में, उसकी डिस्कस किए स्टडी किए का मतलब उसकी आप वेलोसिटी पता कर सकते हो, उसकी डिस्प्लेसमेंट पता कर सकते हैं, उसकी एक्सेलरेशन पता कर सकते हैं, और एक्सेलरेशन और मास है तो उसका फोर्स पता कर सकते हैं, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट है तो उसका वर्क पता कर सकते हैं, फिर वर्क से वर्क एनर्जी थ्योरम से आप एनर्जी वगैरह काइनेटिक एनर्जी का चेंजेस, हर चीजें आप पता कर सकते हैं। बात समझ पा रहे हैं? ये जो आप पता करते हैं इसी को बोलते हैं कि मोशन का डिस्कशन करना या मोशन का स्टडी करना। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो जैसे देखो, एक एग्जांपल लेते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन का, कि मान लो ये ऑब्जेक्ट है M, ये आपका ग्राउंड था, आपने इसको कोई U स्पीड दिया ये आराम से ऐसा जाएगा। अब ना आपका ये जो मास है ये कहीं पर भी है, ये मास कहीं पर भी है, आपसे जो पूछे यानी कि इसकी मोशन की पूरी स्टडी कर सकते हैं। क्या आप यहाँ पे उसकी वेलोसिटी नहीं बता सकते? बता सकते हैं। हम लोग क्वेश्चन सॉल्व किए, यहां आया तो उसकी डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, y एक्सिस में इक्वेशन और ट्रेजेक्टरी लगा देंगे, x एक्सिस निकाल सकते हैं। बात समझ पा रहे हैं? उसकी डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं, कितनी टाइम पे कहां पहुंचा टाइम निकाल सकते हैं, इसकी एक्सेलरेशन कितनी है ये निकाल सकते हैं। मेरी बात समझ पा रहे हैं? एक्सेलरेशन पता है, इसकी मास पता है, इस पे लगने वाला फोर्स पता कर सकते हैं, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी पता कर सकते हैं, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पता कर सकते हैं। वो जो भी एग्जामिनेशन क्वेश्चन पूछे या इस मोशन का जो भी चीजें हमें पढ़ना है स्टडी करना है, हम सब निकाल सकते हैं, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है। इसको बोलते हैं ना सिंपल मोशन। सिंपल मतलब इसकी पाथ एक सिंपल है, आपने देखा एक पैराबोलिक पाथ है। ठीक है? अब बहुत ध्यान समझिए, मैं आपको एक मोशन दिखाता हूं, सेम यही प्रोजेक्टाइल। मैं ना इस पेन को प्रोजेक्टाइल मोशन कराना चाहता हूं। ठीक है? तो मैं क्या किया, इसे ग्राउंड पे ले गया, ये मेरा पेन है मान लो, ये इसका नीप है, नीप को मैं ए बोल रहा हूं। ठीक है? या पी बोल दो, पॉइंट। ठीक? अब बहुत ध्यान देखिए, अब ना मैं इसको यू स्पीड दे देता हूं सेम एंगल पे, जितना एंगल ये था थीटा एंगल, इसको भी मैं ना ऐसा फेंकता हूं, मान लो ऐसा थ्रो कर दिया इसको भी यू स्पीड से, और सेम उसी एंगल से फेंका, थीटा एंगल से ही। पर अब सोचो ये पेन, इसको ना आप ऐसा फेंक दो, ऐसा फेंक दो, तो ये कैसा जाएगा? ये आपको कैसा जाएगा? अभी तो ऐसा है, थोड़ी देर बाद आपको ये ऐसा दिखेगा, ये जो ए है ये यहां है। बात समझ पा रहे हैं? थोड़ी देर बाद मे भी ये ऐसा दिखे आपको, ये ए यहां पे, थोड़ी देर बाद मे भी ये ऐसा भी दिख सकता है, ये अलग अलग तरीके से मूव करेगा। क्या मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? हेलो, क्या मेरी बात आप समझ पाए? क्या ये पेन को अगर मैं ऐसा फेंकूं तो ऐसा एक पाथ पे जाएगा या अजीब अजीब तरीके से ऊपर घूमता घामता जाएगा? क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? ये मोशन को बोलते हैं कॉम्प्लेक्स मोशन। अब इसकी स्टडी आप
देखो ये पॉइंट का आगे भी जा रहा है, ऊपर भी है, इधर भी है। अब इसकी आप ना डायरेक्शन बता सकते हो सही से डिस्प्लेसमेंट की। अच्छा देखो बॉडी एक ही है, हर बॉडी अलग अलग तरीके से बिहेव कर रहा है। इसी बॉडी का एक दूसरा पॉइंट लो, एक दूसरा पॉइंट लो, हर पॉइंट बताओ सेम डिस्प्लेसमेंट किया है, अलग अलग किया है, अलग अलग डिस्प्लेसमेंट किया है। समझ पा रहे हैं? हर पॉइंट की वेलोसिटी भी अलग अलग होगा, हर पॉइंट का एक्सेलरेशन भी अलग अलग होगा, फोर्स भी हर पॉइंट का अलग अलग होगा। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? अब इस मोशन का क्या आप एनालिसिस कर सकते हैं? आप कुछ भी नहीं फाइंड कर सकते, और फाइंड करोगे भी तो इतनी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन हो जाएगा कि 12 लेवल तक तो पॉसिबल नहीं है, हायर क्लास में करेंगे तो करेंगे। तो इस चीज को आसान करने के लिए, इस चीज को आसान करने के लिए बनाया गया कंसेप्ट सेंटर ऑफ मास का। सेंटर ऑफ मास क्या होगा कि इस दोनों की मास में हमने सेम रखा था। जैसे ये पार्टिकल था, इसकी मास मानो 2 kg था, तो मैंने ये पेन का मास भी 2 kg रखा हूं। ये जो पेन है इसकी भी मास 2 kg है, सेम मास का है। तो एक ऐसा पॉइंट होगा, एक ऐसा पॉइंट होगा इस पार्टिकल में, ये जो पूरा पेन है इसके अंदर कोई एक ऐसा पॉइंट होगा जिसका पाथ, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट एग्जैक्ट इसका जीरोक्स होगा, एग्जैक्ट इसका कॉपी होगा। बात समझ पा रहे हैं? वो पॉइंट कहीं भी हो सकता है, रॉड में मिड पॉइंट होता है वो, ये पॉइंट ऐसा होगा। अब ये रॉड कैसा भी घूम रहा है पर इसके हर मिड पॉइंट को मिलाओगे, हर मिड पॉइंट को मिलाओगे तो ये एग्जैक्ट वही मोशन देगा जो मोशन ये एक पॉइंट मास दे रहा था। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो किसी भी बड़ा ऑब्जेक्ट को, इसको बोलते हैं एक्सटेंडेड बॉडी। इसको क्या बोलेंगे? एक्सटेंडेड बॉडी। जब छोटा पॉइंट होता है जिसको बोल देते हैं पॉइंट बॉडी या पॉइंट मास। तो किसी भी एक्सटेंडेड बॉडी को, किसी भी एक्सटेंडेड बॉडी की मोशन को समझने के लिए, आसान समझने के लिए हम क्या करते हैं, उस बॉडी को रिप्लेस कर देते हैं एक पॉइंट से। पर वो पॉइंट कहां पे मानेंगे? आंसर है उसकी सेंटर ऑफ मास पर। इसीलिए एक कंसेप्ट बनाया गया सेंटर ऑफ मास। क्या कुछ बातें समझ पा रहे हैं? ऐसे तो आप स्टडी ही नहीं कर सकते, ये ऐसा ऐसा अजीब अजीब सा घूम रहा है। मेरी बात समझ पा रहे हैं? अभी जो हम लोग एक इक्वेशन पढ़े थे, न्यूटन सेकेंड लॉ, पूरी लॉज ऑफ मोशन में यही तो था, F इक्वल टू ma, याद आ रहा है? ये एक किस पॉइंट का लेंगे? यहाँ पे हर पॉइंट का तो अलग अलग होगा, तो आंसर किसका लेंगे? सेंटर ऑफ मास का। अभी तक जो भी फॉर्मूला पढ़े, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, वो सभी सेंटर ऑफ मास के लिए ही था, वो सभी सेंटर ऑफ मास के लिए ही था। जब एक छोटा सा पॉइंट था तो वही था सेंटर ऑफ मास। तो अभी तक हम लोग क्या करते थे, कोई भी ऑब्जेक्ट होता था उसका एफबीटी बनाते समय उसको एक पॉइंट मान लेते थे। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? पर रियल में आप वो पॉइंट कहां पे मानोगे? आंसर है वो पॉइंट होगा उसकी सेंटर ऑफ मास। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? और भी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, बहुत ध्यान समझने की कोशिश करेंगे। जैसे देखो, मान लीजिए एक स्मूथ सरफेस है, एक स्मूथ सरफेस है, मान लो इसमें ना एक ब्लॉक रखा हुआ है। अब यहां पे आपने एक फोर्स लगाया F, ठीक है? तो देखो ये अगर ना इसका वाइडर होता तब तो ये एकदम आराम से इसे जाता, पर इसका बेस कम है तो इसमें ट्रॉपलिंग जैसा होगा। ट्रॉपलिंग क्या होता है? ट्रॉपलिंग होता है कि कोई चीज को ऐसा आप घसते रहे हो तो ये सीधा नहीं जाकर थोड़ा ऐसा ये होते चला जाएगा। मेरी बात समझ पा रहे हैं? ऐसा घूम जाना यही कहलाता है ट्रॉपलिंग। क्लियर है ना मेरी बात? ये आगे भी जाएगा और थोड़ा घूमेगा भी। इसको अगर यहां पर सिर्फ मैं फोर्स लगाऊं तो इसमें ये फोर्स जो है आगे टॉर्क का कंसेप्ट आएगा। पर अभी इतनी बात समझे कि ये ऑब्जेक्ट है, इसको अगर सिर्फ यहां पे फोर्स लगाओगे तो आगे तो बढ़ेगा नो डाउट, पर थोड़ा ऐसा इंक्लाइंड होता हुआ आगे बढ़ेगा। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो अगर इसकी मैं मोशन आपको दिखाऊं, इसकी अगर मोशन मैं दिखाऊं, ये थोड़ा आगे बढ़ेगा, तब तक ये थोड़ा ऐसा हो चुका रहेगा, थोड़ा और आगे जाएगा तो ये मे भी ऐसा हो चुका रहेगा। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? अब देखो हर एक पॉइंट यहां मानो, एक पॉइंट यहां मानो, एक पॉइंट यहां मानो, क्या मुझे बताओ तीनों पॉइंट का पाथ एक जैसा है क्या? इस पॉइंट का पाथ देखो कुछ ऐसा है, बात समझ रहे? तीनों पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट एक जैसा नहीं है, वेलोसिटी की डायरेक्शन भी अलग अलग है। बातें समझ पा रहे हैं? जब वेलोसिटी के डायरेक्शन अलग, डिस्प्लेसमेंट अलग, तो एक्सेलरेशन अलग, एक्सेलरेशन अलग, फोर्स अलग, फोर्स अलग, वर्क अलग, वर्क अलग होगा तो वर्क एनर्जी थ्योरम से एनर्जी अलग आएगा। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? अब तो इस बॉडी का आप कुछ भी नहीं निकाल सकते, तब फिर से इसके लिए कंसेप्ट बनाया गया कि इस बॉडी में कोई तो एक ऐसा पॉइंट होगा, कोई तो एक ऐसा पॉइंट होगा जो कैसा बिहेव करे,
मान लो ये बॉडी मास है 10 केजी का, ये रॉड है 10 केजी का, तो कोई अगर 10 केजी का एक पॉइंट मास रखा जाए, 10 केजी का एक ऑब्जेक्ट होता है, उसमें इतना ही हम फोर्स लगाते तो ये कैसा चलता है, ये चलता है एकदम स्ट्रेट लाइन। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो इसमें से कोई तो एक ऐसा पॉइंट होगा जो एकदम स्ट्रेट लाइन चलेगा। मेरी बात समझ पा रहे हैं? कोई एकदम ऐसा कोई पॉइंट कहीं पे भी हो सकता है इस बॉडी में, वो पॉइंट एकदम, मान लो वो पॉइंट ये है, रॉड है तो मिड पॉइंट ही होता है, ये अब ना एकदम स्ट्रेट लाइन जाएगा, यानी वो पॉइंट हमेशा यहीं पे रहेगा। क्या मेरी बात कुछ समझ पा रहे हैं? तो किसी भी कॉम्प्लेक्स मोशन को, एक्सटेंडेड बॉडी का जो मोशन होता है वो कॉम्प्लेक्स होता है। कॉम्प्लेक्स मतलब उसकी डायरेक्शन, वेलोसिटी, एक्सेलेरेशन हर पॉइंट का अलग अलग हो जाता है। तो उस पूरे को एक सिंपल तरीके से सॉल्व करने के लिए हम पूरी बॉडी को रिप्लेस कर देते हैं एक पॉइंट से, और वही पॉइंट क्या कहलाता है? सेंटर ऑफ मास। क्या बात समझ पा रहे हैं? अब यहां पर मजे की बात यह है कि ये पॉइंट जरूरी नहीं है बॉडी के अंदर ही हो, कई बार बॉडी के बाहर भी हो सकता है। जैसे एक रिंग जो आप रिंग बोल दो, ये देखो ये रिंग है। अब इस रिंग का जो सेंटर ऑफ मास होता है वो इसके सेंटर पे होता है, ज्योमेट्रिकल सेंटर पे। पर सेंटर तो खाली जगह है ना जी, रिंग में तो मास कहां होता है? साइड साइड होता है। बीच वो बॉडी है क्या? ये जो रिंग का सेंटर है, क्या रिंग कहलाएगा क्या? नहीं ना, वो तो खाली है। तो बातें समझ पा रहे हैं? पर वही उसका सेंटर ऑफ मास है। तो क्या ये रिंग में हुआ है, रिंग के बाहर हुआ? ये रिंग के बाहर हुआ। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो ये पॉइंट जरूरी नहीं है, जो पॉइंट आपको सिंपल मोशन दिखा है वो पॉइंट जरूरी नहीं बॉडी के अंदर हो। जैसे रॉड में बॉडी के अंदर होता है मिड पॉइंट पर, रिंग में उसके सेंटर पर होता है। जैसे एक स्फीयर है, हॉलो स्फीयर है, तो वहां पे कहां होगा? उसकी सेंटर पे। पर सेंटर हॉलो स्फीयर तो अंदर खाली है। बातें समझ पा रहे हैं? तो वो बॉडी के बाहर ही तो खाला है। बातें समझ पा रहे हैं? तो बॉडी के अंदर भी हो सकता है, बॉडी के बाहर भी हो सकता है। पर अच्छी बात यह है कि वो पूरे सिस्टम को हम रिप्लेस कर देते हैं उस पॉइंट से, और वो पॉइंट जो अभी तक हम लोग पढ़ते आए थे पॉइंट मास, उसकी तरह मोशन आसान दिखाएगा। क्या मेरी बात समझ पाए? एक्चुअल में अभी तक जितने भी फॉर्मूला पढ़े वो सब एक पॉइंट मास के लिए था। फिजिक्स का फॉर्मूला किसके लिए था? पॉइंट मास के लिए। एक्सटेंडेड बॉडी के लिए फॉर्मूला बनाना बहुत ही इंपॉसिबल है, कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला बनेगा नहीं। जैसे v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, इसमें v किस पॉइंट का, अगर यहां पे लगाना है तो ये किस पॉइंट के लिए लगाएंगे वेलोसिटी? आंसर इसकी सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी लेंगे। डिस्प्लेसमेंट किस पॉइंट का लेंगे? इसकी सेंटर ऑफ मास का लेंगे, तभी पूरे बॉडी का एक साथ कैलकुलेशन कर सकते हैं। या दूसरा तरीका है, हर एक एक छोटे छोटे पॉइंट का करो, एक एक पॉइंट का करो, जो कि इम्पॉसिबल है। ये बातें समझ पाए? तो सिंपल सी बात अगर आपसे बोला जाए कि सेंटर ऑफ मास क्या होता है, तो आप बोलोगे कि एक्सटेंडेड बॉडी को रिप्लेस करके मुझे एक छोटा सा पॉइंट बनाना है, पॉइंट बॉडी बनाना है, पॉइंट मास। और वो रिप्लेस कहां पे वो पॉइंट मानो, उसी को हम लोग बोल देंगे सेंटर ऑफ मास। क्या मेरी बात समझ पाए? अब इसकी बुक में क्या प्रॉपर्टी लिखा रहता है? बुक में लिखा रहता है कि सेंटर ऑफ मास एक पॉइंट है जहां पे होल मास कंसंट्रेट, ऐसा लिखा रहता है। तो वो भी बात सही है कि आप बोल दिए कि ये रॉड को रिप्लेस कर दिए इस पॉइंट से, तो रॉड का जो मास है 10 केजी, वो तो इसी पे मानना पड़ेगा ना, मास को तो वहां पे मानना ही पड़ेगा। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो वो उसकी प्रॉपर्टी आप एक तरीके से मान लो, पर वो कोई उसकी डिफिनेशन नहीं। डिफिनेशन बेसिकली वही है कि सेंटर ऑफ मास वो पॉइंट है जो सेम इफेक्ट दिखाए, जो उतनी मास का कोई पॉइंट मास दिखा सकता है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? ओके, जैसे एक और एग्जांपल देखोगे तो आपको समझ में आएगा। ये मैं मिटा रहा हूं, मैं बस आपको समझाना चाह रहा हूं। समझ पा रहे हैं? इससे कोई डायरेक्ट क्वेश्चन तो बनेगा नहीं। जैसे देखो, आपकी साइकिल या व्हीकल, जो व्हील होता है हमारा जो व्हील होता है बाइसिकल का, हमारा जो व्हील होता है, मान लो ये ऐसा चलते रहता है, आगे भी बढ़ते रहता है व्हील, है ना। अब व्हील का हर पॉइंट का तो मोशन देखोगे अलग अलग दिखेगा। मान लो एक इस पॉइंट का देखना है, सोचो ये कैसा होगा मोशन। ये देखो, ये व्हील ऐसा घूमेगा और आगे जाएगा, तो ये पॉइंट को सिर्फ देखोगे तो ये यहां जाएगा। समझ पा रहे हैं? ये कभी तो नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, यानी ये ऐसा करेगा, फिर ऐसा करेगा। और आपको देखने से लग रहा होगा कि ये प्रोजेक्टाइल है, पर प्रोजेक्टाइल नहीं होता है, साइक्लोइड मोशन होता है। हर कर्व प्रोजेक्टाइल नहीं होगा। बात समझ पा रहे हैं? हर कर्व पैराबोलिक नहीं होता है। अब इसकी अगर हमें एनालिसिस करना है तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे,
हम लोग करेंगे कि इस पूरे व्हील को रिप्लेस कर देते हैं एक पॉइंट से, जो कि इसके सेंटर पे होता है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? और सिर्फ सेंटर को देखेंगे तो सेंटर एकदम स्ट्रेट लाइन चलेगी, तो इजीली आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। तभी तो करते हैं कि गाड़ी 10 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है तो इतनी देर बाद कहां पहुंचेगा। पर एक बात बताओ, 10 मीटर पर सेकेंड जो बोल रहे हो, कार का चलता कौन है? व्हील ही तो चलता है, उसके नीचे ले चलता है। व्हील का हर पॉइंट अलग अलग तरीके से चलता है, बात से समझ पा रहे हैं? तो कुल मिलाकर ये पॉइंट आई होप आपका क्लियर है ना। चलिए छोटी मोटी इसकी डिफिनेशन हम लोग लिख लेंगे, जो बेसिकली आपकी बुक में लिखा रहता है। इसकी बुक में जो डिफिनेशन लिखा रहता है वो मैं लिखा देता हूं, पर बेसिक कंसेप्ट यही है, ये ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो लिखिए। ठीक है, 2-4 पॉइंट वाइज लिखते जाइए। सेंटर ऑफ मास के बारे में आप पॉइंट वाइज लिखते जाइए। ठीक है, पहला पॉइंट लिखिए, सेंटर ऑफ मास में आप पॉइंट वाइज लिखते जाइए। पहली पॉइंट आप ये लिखिए, इट इज द पॉइंट एट विच, इट इज द पॉइंट, ये एकदम बुक में यही पॉइंट लिखा रहता है, इट इज द पॉइंट एट विच टोटल मास ऑफ सिस्टम, टोटल मास ऑफ सिस्टम is supposed to be concentrated, is supposed to be concentrated। ठीक है, दूसरी पॉइंट लिखेंगे, दूसरी पॉइंट लिखिए, it may or may not be located, it may or may not be located on body। ये बॉडी पे हो ऐसा जरूरी नहीं है, बॉडी के बाहर भी हो सकता है। ठीक है, ठीक है। तीसरा पॉइंट लिखिए, इन जनरल, इन जनरल सेंटर ऑफ मास ऑफ, सेंटर ऑफ मास को शॉर्ट में COM लिखिए। इन जनरल सेंटर ऑफ मास ऑफ, सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्म डेंसिटी, of uniform density and symmetric body, uniform density and symmetric body is at their geometrical center, at their geometrical center। ये पॉइंट समझ पाए? जनरली कोई भी बॉडी का सेंटर ऑफ मास कहां पे होता है? उसकी ज्योमेट्रिकल सेंटर। ज्योमेट्रिकल सेंटर मतलब जो ज्योमेट्री में पढ़ते हैं, जैसे सर्कल का सेंटर, तो कोई सर्कल है उसका सेंटर ऑफ मास भी वहीं पर है। कोई डिस्क, डिस्क का भी सेंटर होता है। स्फीयर, स्फीयर का भी सेंटर होता है। बातें समझ पा रहे हैं? अब जैसे ये रॉड है, मान लो ये रॉड है, तो यूनिफॉर्म होता है, लेकिन हमेशा नहीं, अब जैसा तैसा रॉड बना दोगे तो नहीं, यूनिफॉर्म डेंसिटी का होना चाहिए, सिमेट्री होना चाहिए। अब बताओ, इसका ज्योमेट्री से आपसे कोई बोले इसका सेंटर कहां है, तो क्या बोलोगे? मिड पॉइंट। तो यही इसका क्या हो जाएगा? सेंटर ऑफ मास। समझ पा रहे हैं? ओके। अब अच्छा, इसमें एग्जाम्पल लिख लीजिए, 2-4 एग्जाम्पल इसके नीचे लिखते चल जाइए, एग्जाम्पल लिखते चल जाइए। जैसे एक रिंग ले लो, तो रिंग है, ये जो सेंटर है यही है सेंटर ऑफ मास, आपको समझ में आ जाएगा। कोई डिस्क है, देखो डिस्क का मतलब पूरे में मटेरियल मास होगा, तब भी इसका जो सेंटर है यही हो जाएगा सेंटर ऑफ मास। तो जो ज्योमेट्रिकल सेंटर होता है वही हो जाता है इसका सेंटर ऑफ मास। अच्छा, जैसे मान लो आपको एक सिलेंडर दे दे, ठीक, अब बोले इसका सेंटर ऑफ मास कहां है, तो आप खुद सोचो कहां पे हो जाएगा? इसकी मिड पे। समझ पा रहे हैं? जैसे मान लो इसकी हाइट h है, ठीक है, और ये पूरा मान लो 2r है, ऊपर सर्कुलर होता है तो डायमीटर 2r। तो कोई बोले इसकी सेंटर ऑफ मास कहां है, तो इसकी सेंटर खोजोगे ना, ज्योमेट्री का सेंटर। ज्योमेट्री का सेंटर कैसे खोजोगे? हाइट में सेंटर कहां हो जाएगा? h/2 पे। अब मान लो h/2 वाला पॉइंट ये है h/2, ये है h/2, पर h/2 में भी कहां पे होगा? क्या यहां पे हो जाएगा?
नहीं, अब इसका भी तो मिड खोजोगे, इसका मिड कहां हो जाएगा, आर पे, ये कहीं होगा इसका सेंटर ऑफ मास, जिसका अगर आपको कोऑर्डिनेट लिखना हो सेंटर ऑफ मास का, तो एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा आर और वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा h/2। क्या मेरी बात समझ पाए? तो मैक्सिमम केस में तो बहुत ज्यादा हमें जरूरत पड़ता नहीं है, मैक्सिमम केस में तो बहुत ही आसान है। क्या आसान है कि आप उसका कॉमन सेंस से ज्योमेट्री निकाल लीजिए, ज्योमेट्री का सेंटर निकाल लीजिए। पर ध्यान देना, एक बॉडी यूनिफॉर्म होना चाहिए, ऐसा नहीं कि ये इसका मटेरियल का बना हुआ है जो ऊपर पे ज्यादा मास है नीचे में कम, यूनिफॉर्म मास होना चाहिए, डेंसिटी यूनिफॉर्म होना चाहिए। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? ओके, जैसे मान लो एक स्क्वायर या रेक्टेंगल है, कुछ भी है मान लो, ठीक है। अब बोले इसकी सेंटर ऑफ मास बताओ, या सीटी है मान लो, एक रेक्टेंगल है, मान लो मैं रेक्टेंगल ले लेता हूं, ये क्या था, सिलेंडर, कैसा भी हो सिलेंडर हो, सॉलिड हो हॉलो हो, सब में ऐसा ही काम चलेगा, समझ आइए। हॉलो सिलेंडर भी रहेगा ऐसा ही काम होगा, सॉलिड भी रहेगा ऐसा ही। अब देखो रेक्टेंगल में कहां पे सेंटर होगा, सोचो ज्योमेट्री में कहां पढ़ते थे, 9th में, 9th या 8th में जब भी रहता था, सेंट्रॉइड ऐसा कुछ बोलते थे, बोलो कहां पे होगा, डायगोनल के इंटरसेक्शन पे। बातें समझ पा रहे हैं? तो इसकी ये डायगोनल है, एक और डायगोनल है, दोनों डायगोनल जहां पे मिला यही हो जाएगा इसका सेंटर ऑफ मास। तो इसका सेंटर ऑफ मास कहां होगा, इंटरसेक्शन ऑफ बोथ डायगोनल। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो जनरल केस में किसी बॉडी का जो ज्योमेट्रिकल सेंटर होता है वही उसका क्या हो जाता है, सेंटर ऑफ मास। समझ पा रहे हैं? ओके, अब एक पॉइंट और, अच्छा एक दो और देख लो, जैसे ट्रायंगल वगैरह का कहां होगा पता है, जैसे मान लो ट्रायंगल, फोर्थ हो गया ना, फिफ्थ में मैं ट्रायंगल दे देता हूं। ट्रायंगल का बहुत ज्यादा जरूरत भी पड़ेगा आपको। ट्रायंगल याद करो, ट्रायंगल के केस में सेंटर को क्या बोलते हैं जी, सेंट्रॉइड। कुछ याद आ रहा है? सब हर एक वर्टेक्स से हम लोग डालते थे, परपेंडिकुलर मिलता था, वहां मीडियन क्या क्या बोलते थे कुछ, है ना, उसको सेंट्रॉइड बोलते हैं। यहाँ कहीं होगा, होता कैसे है, हर एक वर्टेक्स से आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, हर एक वर्टेक्स से परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, तो जिस पॉइंट पर मिलता है वही पॉइंट हो जाता है सेंटर ऑफ मास। और ये सेंटर ऑफ मास कहां होगा, तो इसका बेस का तो आधा होता है और हाइट का h/3 आ जाता है। देखो मान लो ये हाइट अगर h है, ठीक है, और ये लेंथ मान लो, बेस को मैं b बोल देता हूं या कुछ भी मान लीजिए, l मान लीजिए, तो इसकी सेंटर ऑफ मास कहां पे होगा, इसकी सेंटर ऑफ मास हो जाएगा L/2 h/3 पे। ये जो आएगा यहां से यहां तक L/2, और ये जो हाइट आएगा ये आएगा h/3। यानी इसकी अगर सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट लिखना चाहते हो तो हम लोग क्या लिखेंगे, एक्स एक्सिस में L/2 कोमा h/3। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? ये सारी चीजें आप ज्योमेट्री में ऑलरेडी जानते हैं, भूल गए अलग बात है, छोटी क्लास में पढ़े हुए हैं। इसी तरीके से कोण हो कुछ भी हो उसकी आप बता सकते हैं। तो बस ये पॉइंट दिमाग डाल लीजिए कि अगर कोई बॉडी रेगुलर बॉडी है, रेगुलर मतलब जो रेगुलर शेप हम लोग बचपन से सीखते आए हैं, है ना, रेगुलर बॉडी है, सिमेट्री है, यूनिफॉर्म डेंसिटी का है, तो उसका जो ज्योमेट्री का सेंटर होगा वही सेंटर क्या हो जाएगा, उसकी सेंटर ऑफ मास। समझ पा रहे हैं? हाँ, इरेगुलर बॉडी है तो थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। स्फीयर वगैरह भी चाहो तो बना लो, स्फीयर वगैरह भी चाहो तो बना लो। कोई भी अच्छा स्फीयर है, आपको दिख रहा होगा सर्कल रिंग है स्फीयर,
समझ पा रहे हैं? मैं ऐसा हैचिंग कर दे रहा हूं। स्फीयर, इसका भी सेंटर जो होगा सेंटर पे ही, ठीक है। तो स्फीयर हो, रिंग हो, ये सब का ऑलरेडी सेंटर डिफाइन ही होता है, वहीं पे इसका क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ मास, ठीक है ना। ओके, एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है सेंटर ऑफ मास का, ये हमें नोट करना है, ठीक है। देखिए आइए मिटाओ ना, देखो मान लो कोई इरेगुलर शेप है, ये कोई इरेगुलर शेप है, ठीक है। अब आपको पता करना है इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ है, बॉडी के अंदर है, बॉडी के बाहर है, कहीं पे भी है। तो सेंटर ऑफ मास का एक प्रॉपर्टी है, क्या प्रॉपर्टी है, ध्यान देखिए। मान लो इस बॉडी पर ना 3 फोर्स लग रहा है, F1, एक फोर्स यहां लग रहा है F2, ठीक है, एक फोर्स यहां लग रहा होगा कहीं मान लो F3। तो ये जो बॉडी है, इस बॉडी पे 3 जगह अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग फोर्स लग रहा है। अब इस फोर्स के कारण इसमें कोई इफेक्ट हो रहा होगा, रोटेट कर रहा होगा, आगे बढ़ रहा होगा, 10 मीटर पर सेकेंड से बढ़ रहा होगा, इसकी मोशन का कुछ इफेक्ट होगा। अब इस बॉडी में या बाहर एक ऐसा पॉइंट मिलेगा, मान लो ये पॉइंट ये है, जिस पॉइंट पर हम तीनों का तीनों फोर्स लगा दें, एक ही पॉइंट पर, एक ही पॉइंट पर हम तीनों फोर्स लगाते हैं, F1 भी लगा दें, F2 भी लगा दें, F3 भी लगा दें, और ये बॉडी में सेम इफेक्ट दिखे, इस बॉडी में सेम इफेक्ट दिखे, तब हम बोल देंगे ये पॉइंट है सेंटर ऑफ मास। यानी सेंटर ऑफ मास एक ऐसा पॉइंट होता है जिस पॉइंट पर अगर बॉडी में लगने वाला सारा फोर्स अप्लाई कर दिया जाए तो हमें सेम इफेक्ट दिखेगा या सेम इफेक्ट प्रोड्यूस होगा। क्या बातें समझ पा रहे हैं? तो ये सेम इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा, ठीक। जैसे ध्यान से देखो, अभी ये एक बॉडी है, मान लो, ध्यान से समझो, ये छोड़ोगे नीचे गिरेगा, क्यों नीचे गिरेगा, इसमें बहुत सारा एक एक एटम है, हर एटम का अपना एटॉमिक मास है, बहुत सारा पार्टिकल है, और हर पार्टिकल पे नीचे mg ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है, समझ पा रहे हैं? अब हम ना इसमें से एक पॉइंट खोज सकते हैं जहां पे मैं उतना ही ऊपर लगा दूं फोर्स, तो सब mg कैंसिल हो जाएगा, वो सिर्फ एक ही पॉइंट मिलेगा, जैसे यहां पे लगाऊंगा तो कैंसिल नहीं हुआ, नीचे गिरने लग गया। क्या बातें समझ पा रहे हैं? ये देखो, यानी ये जो लोकेशन है अभी, ये मिड पॉइंट नहीं है, ये अभी मिड पॉइंट है क्या, इधर ज्यादा इधर कम है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि यूनिफॉर्म डेंसिटी का नहीं, देखो इधर पतला होते जा रहा है, इधर मोटा होते जा रहा है। अगर यही एक जैसा रॉड होता तो वो पॉइंट कहां मिलता, इसकी मिड पॉइंट पे, समझ पा रहे हैं? तो जो हम लोग बैलेंसिंग करते हैं, कई बच्चे देखते हो जैसे फुटबॉल को एक फिंगर से सब घुमा ले रहे हैं, या आप अपनी नोटबुक को भी एक फिंगर से घुमा सकते हैं, तो वो फिंगर जहां पे रखते हैं वो पॉइंट एक्चुअल में क्या होता है, सेंटर ऑफ मास। क्योंकि उस पूरे पॉइंट पर जो फोर्स लग रहा है उसको एक पॉइंट से हम कैंसल आउट कर सकते हैं। कैंसल आउट कर सकते हैं मतलब आपने अपोजिट डायरेक्शन में, जैसे समझो यहां पर एक फोर्स लग रहा है F1, अब मुझे इस F1 को कैंसिल करना है, क्या करोगे, इस पॉइंट पर लगाओगे ना ऊपर की तरफ, इतना ही F1 कैंसिल हो जाएगा। इसी तरीके से मान लो ये पूरा बॉडी है, इसमें 5 फोर्स लगा नीचे, F1, F2, F3, मान लो 3 फोर्स लगा, तो एक तरीका तो ये है कैंसिल करने का, यहां पर लगा दो F1, ऊपर भी F3, F2, F1, ये आपने क्या किया, जहां जहां पे फोर्स लगा वहां वहां पे कैंसिल किया। और दूसरा तरीका है कि हमें पता है कि इसमें से एक ऐसा पॉइंट होगा जिस पर फोर्स लगाने पर सेम इफेक्ट दिखाता है जो पूरे बॉडी में दिखाता है, तो मैं क्या करूंगा, 3 जगह लगाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं इसकी सेंटर ऑफ मास मानो ये मिल गया मुझे, अब यहीं पर मैं तीनों फोर्स लगा दूंगा, F1 प्लस F2 प्लस F3, और ये तीनों इस तीनों को कैंसिल कर देगा। वही तो मैं यहां कर रहा हूं, क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? ये मैं क्या कर रहा हूं, नीचे जो हर जगह mg है उसको मैं एक जगह अपनी नॉर्मल से कैंसिल कर दे रहा हूं। अभी मेरा फिंगर इस पे कौन सा फोर्स लगा रहा है, नॉर्मल, समझ पा रहे हैं ना? अब तो आप लोग बुद्धिमान हो, क्लियर है? तो किसी भी चीज को जो बैलेंस किया जाता है अलग अलग तरीके से, उसमें क्या खोजा जाता है, उसकी सेंटर ऑफ मास। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो ये डायग्राम बनाइए, मैं इसके नीचे लिखा दूंगा, ये डायग्राम बनाइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है।
ओके, लिख लीजिए, एक लाइन लिखिए, लिखिए इफ ऑल फोर्सेज एक्टिंग ऑन बॉडी, इफ ऑल फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी। भाई तुम डेली ऐसा 10:30 बजे 9:30 लो, आप ही को बोला जा रहा है, ये कौन सा तरीका है भाई? आपको मैंने कम से कम 10-12 दिन इस मंथ में देखा है, या तो आप आते नहीं हो या आते हो तो 10 बजे आते हो ना, 10 बजे आपका ऑफिस चालू होता है, ऐसा ऑफिस टाइम बना रखे हो क्या? ये गलत बात है, बातें समझ पा रहे हैं? देखिए, जो बच्चे को अगर टाइम पे नहीं हो पाए, थोड़ा और घर पे सो जाइए, नेक्स्ट क्लास 11 बजे से आपका चालू होता है, बायो या केमिस्ट्री, वो तो अल्टरनेट होते रहता है, जो भी है। बातें समझ पा रहे हैं? अगर आप थोड़ा सा डिसिप्लिन नहीं हो सकते तो क्या ही करोगे भाई, नीट वीट, फिर 2 साल और ले लीजिए ड्रॉप, एक बार सिग्मा में पढ़िए, एक बार आकाश में पढ़िए, एक बार एलएन में पढ़िए, एक बार डिब्रूगढ़ पढ़िए, अलग अलग जगह घूमो, अलग अलग जगह का फ्रूट मिलेगा, ऑक्सीजन अलग अलग जगह का मिलेगा, अलग अलग क्लाइमेट में जिएंगे। अगर जीवन में आप डिसिप्लिन नहीं ला पाएंगे, सक्सेस तो नहीं मिलेगा, बाकी सब कुछ मिल जाएगा। बातें समझ पा रहे हैं? जो चीजें आपको चाहिए वो सब मिल जाएगा, सक्सेस नहीं मिल पाएगा। तो प्लीज, है ना, टाइम पे आइए, है ना। आप आ रहे हो 10 बजे, मुझे लग रहा है मैं 9 बजे से क्यों पढ़ा रहा हूँ, आप ही के लिए पढ़ा रहा था, ऐसा मत करें। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? इन्हीं को नहीं बोला जा रहा, आप सभी बच्चे को बोला जा रहा है। बहुत सारे बच्चे मुझे दिखता है 9:30 10, ठीक है 5-10 मिनट लेट हो सकता है, हम इंडियन है, लेट होना हमारा अधिकार है, पर इतना लेट होना भी अधिकार नहीं है कि 1 घंटे लेट हो रहे हैं, आधे घंटे लेट हो जाना। बातें समझ पा रहे हैं? तो प्लीज आप ऐसे ना करें, आप लोग बड़े बच्चे हैं। हाँ, तो लिख लीजिए, इफ ऑल फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी इज अप्लाइड ऑन सेंटर ऑफ मास, अप्लाइड ऑन center of mass, then applied on center of mass, then it will produce same effect, then it will produce same effect, then it will produce same effect, ठीक है? ओके, अब ये सारी बातें अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, अभी तक सिर्फ और सिर्फ सेंटर ऑफ मास को अच्छे से समझ रहे थे, और ये अगर आप अच्छे से समझ गए तो आगे अब कोई दिक्कत नहीं, आगे बस फॉर्मूला बनेगा, क्वेश्चन सॉल्व होगा, कंसेप्ट इतना ही था। आइए अब बस हमें क्वेश्चंस की ओर मूव करना है। तो क्वेश्चन की ओर मूव करना है, उससे पहले समझिए, जो बॉडी है दुनिया में 2 टाइप का बॉडी होता है, या सेंटर ऑफ मास जो आपको निकालना पड़ेगा, 2 टाइप के बॉडी का सेंटर ऑफ मास निकालना पड़ेगा। एक को बोलते हैं डिस्क्रीट बॉडी या सिस्टम ऑफ पार्टिकल, दोनों एक ही बातें हैं। एक बॉडी को हम लोग बोलेंगे सिस्टम ऑफ पार्टिकल, या सिंपल बोल दीजिए डिस्क्रीट बॉडी। देखो, एक बच्चे का भी नींद टूटा है ना, एक बच्चे की बातें नहीं है, आप में से 25% बच्चे ऐसे हैं जो अपने आप को सुपर जीनियस समझते हैं, और वो कई साल सुपर जीनियस, इंडिया में क्या होता है 25 लाख बच्चे नीट बैठते हैं, उसमें से 24 लाख अपने आप को जीनियस समझते हैं, और 24 लाख हर साल देते रहते हैं, और 1 लाख बच्चे अपने आप को थोड़ा कम बुद्धिमान समझते हैं, वो जैसा इंस्टीट्यूट में बताया जाता है, जैसा टीचर बताता है, उस चीज को फॉलो करते हैं, डेली 30, 40, 50 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और डॉक्टर बन के चले जाते हैं 8 महीने 9 महीने की तैयारी में। और बहुत बच्चे 5 वर्षीय योजना में फंसे रहते हैं, 5 इयर्स प्लान चलता है उनका, या तो घर वाले थक जाते हैं या खुद थक जाते हैं, है ना। तो ऐसे नहीं चलेगा, कम से कम टाइम पे क्लास आइए, या क्लास स्किप कर दीजिए। बातें समझ पा रहे हैं? पर ऐसा बीच में आकर डिस्टर्ब मत कीजिए। तो देखिए, एक बॉडी या तो सिस्टम ऑफ पार्टिकल कहलाता है या डिस्क्रीट बॉडी। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे देखो, मैं अभी सिर्फ क्लासरूम में हम लोगों की एग्जांपल लें तो अभी हम लोग डिस्क्रीट बॉडी है। डिस्क्रीट बॉडी का मतलब क्या होता है, एक मास यहाँ है, दूसरा मास थोड़ा दूर पे है, तीसरा मास थोड़ा और दूर पे, इसको क्या बोल देंगे, सिस्टम ऑफ पार्टिकल या डिस्क्रीट बॉडी। जैसे मान लीजिए ये कोई बॉडी है, सिस्टम है, इसमें एक मास यहाँ है M1, एक मास यहाँ है M2, एक मास यहाँ है M3। ये जो पूरा सिस्टम है, ये सिस्टम कैसा कहलाएगा, डिस्क्रीट सिस्टम या सिस्टम ऑफ पार्टिकल। अलग अलग पार्टिकल है इसका पूरे का सिस्टम। हमारा सोलर सिस्टम क्या है, एक डिस्क्रीट बॉडी है। अगर पूरे सोलर सिस्टम को या पूरे यूनिवर्स को एक बॉडी मानना हो तो वो बॉडी कैसा बोलोगे, डिस्क्रीट बॉडी या सिस्टम ऑफ पार्टिकल। बहुत सारे पार्टिकल है उसमें, पार्टिकल तो नहीं बोलना चाहिए, बड़ा बड़ा प्लैनेट है, स्टार्स है, पर उसमें कंटिन्यूअस नहीं है, है ना। एक प्लैनेट यहाँ है,
उससे कई लाइट ईयर्स दूर बाद दूसरा कोई स्टार मिलता है, कोई सोलर सिस्टम मिलता है, कोई प्लैनेट मिलता है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? या अपनी क्लासरूम का एग्जांपल ले लो, एक बॉडी यहाँ आधे मीटर के बाद दूसरा बॉडी, 30 सेंटीमीटर के बाद दूसरा बॉडी, 20 सेंटीमीटर के बाद दूसरा बॉडी। ऐसे बॉडी को हम लोग बोलेंगे डिस्क्रीट बॉडी या सिस्टम ऑफ पार्टिकल। क्या बातें समझ पा रहे हैं? अच्छा, दूसरा बॉडी हो जाएगा कंटिन्यूअस बॉडी। कंटिन्यूअस बॉडी, ठीक है। कंटिन्यूअस बॉडी का मतलब हुआ जैसे ये दीवार, ये सिर्फ दीवार को देख रहे हो। एक बात तो आप जानते हो कि दीवार कोई सिंगल पार्टिकल नहीं है, पर अभी दीवार ये कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस मतलब कोई दो मास के बीच गैप नहीं है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो इसको क्या बोल देंगे? कंटिन्यूअस बॉडी। क्लियर है ना? जैसे ये मार्कर क्या एक पार्टिकल है क्या? नहीं, इसके अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स है। गैप है भी तो एकदम माइक्रो लेवल पर है, उसको हम नहीं छोड़ मानेंगे। जनरल देखने से हमें क्या लगेगा कि पूरा बॉडी सिंगल है, इसको क्या बोलेंगे? कंटिन्यूअस बॉडी, है ना। तो दूसरा हो जाए कंटिन्यूअस बॉडी, जैसे हमारा रॉड हो गया, कुछ भी, ये सब क्या है? कंटिन्यूअस बॉडी। बातें समझ पा रहे? तो दोनों केस का फॉर्मूला अलग तरीके से बनेगा, दोनों तरीके से। यहां तो अलग अलग है और यहां तो पूरा एक ही मास होगा, तो दोनों तरीके से अलग अलग तरीके से फॉर्मूला डेवलप होगा। तो हम लोग पहले डिस्क्रीट बॉडी या सिस्टम ऑफ पार्टिकल के लिए बातें करेंगे, ठीक है ना। इसे जल्दी से नोट कीजिए। ये पूरा एक कंटिन्यूअस बॉडी हो गया। ओके, आइए देखिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अभी जो भी बातें करेंगे हम लोग सिर्फ और सिर्फ डिस्क्रीट बॉडी के लिए बातें करेंगे, ठीक है। तो देखिए डिस्क्रीट बॉडी में मान लो कि 3 मास है या 4 मास है, कितना भी मास हो सकता है। मान लो m1 मास यहाँ है, m2 मास यहाँ है, m3 मास यहाँ है। सिमिलरली हम mn मास मान रहे हैं कि टोटल n नंबर ऑफ पार्टिकल है। एक सिस्टम है, मल्टीपल बॉडी मतलब मल्टीपल सिस्टम है। सिस्टम तो एक ही बोलोगे, पार्टिकल मल्टीपल है ना। अब अगर मुझे इसका सेंटर ऑफ मास खोजना है, देखो एक यहां पर है मास, दूसरा यहां पर है, तीसरा यहां पे, चौथा यहां पे। अब इसका आप खुद सोचो कि जो सेंटर ऑफ मास होगा क्या किसी एक बॉडी के अंदर होगा? क्या नहीं होगा ना। अब इसके बाहर कहीं होगा, यहाँ पे हो सकता है सेंटर ऑफ मास, यहाँ पे हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है, पर वो जो पॉइंट होगा ये सभी के बाहर ही होगा। जैसे आपको बोल दे अर्थ और मून का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे, तो ना वो अर्थ पे है ना वो मून पे है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? अर्थ और मून के बीच कहीं पे होगा। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? अभी अपनी पूरी क्लासरूम में जितने बच्चे हैं सारे स्टूडेंट का एक सेंटर ऑफ मास खोजना हो, तो ये कोई एक बच्चे के बॉडी में नहीं मिलेगा। एक बच्चे के बॉडी में इतने आत्मा थोड़े आ सकता है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? वो कहीं पे बीच में कहीं पे हो सकता है ना। तो उसको कैसे निकालेंगे? ये सभी चीजों को डिफाइन करने के लिए हमें चाहिए एक सेंटर। अच्छा, सेंटर से पहले आपको एक ओरिजिन चाहिए। क्या आप बोलोगे, किसी को बोलना हो कि राम 10 मीटर की डिस्टेंस पे, पर कहां से 10 मीटर वो तो बताओगे उसे। तो जहां से मेजर करते हैं उसी को क्या बोलते हैं? ओरिजिन। उसी को क्या बोलते हैं? ओरिजिन। बातें समझ पा रहे हैं? तो हम ना ऐसी सिस्टम के लिए कार्टेशियन सिस्टम या एक ओरिजिन ऐसा बनाएंगे। तो मान लो इसको मैंने एक्स एक्सिस बोल दिया, ये अपना वाई एक्सिस हो गया और ये अपना ओरिजिन हो गया, यानी 0,0। ठीक। अब आपको पहले हर एक मास का अपना लोकेशन पता होना चाहिए। तो मान लो इस मास का लोकेशन बताने के लिए कौन सा वेक्टर यूज करते हैं? पोजीशन वेक्टर। याद आया कुछ? m2 के लिए ये मान लो हो गया इसकी पोजीशन वेक्टर, m3 के लिए ये हो गया इसकी पोजीशन वेक्टर, mn के लिए इसी तरीके से हो गया पोजीशन वेक्टर। यानी कि जिस सभी मास का आपको सेंटर ऑफ मास खोजना है उस सभी मास का लोकेशन पहले से आपको पता होना चाहिए। अच्छा, इसे दो तरीके से पता कर सकते हो, या तो पोजीशन वेक्टर से, या दूसरा तरीका क्या है? कोऑर्डिनेट से। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? मान लो R1 नहीं पता होता तो आपको क्या पता होता? आपको पता होता है X1, Y1 और Z1। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? दोनों एक ही बात है। मान लो R2 नहीं पता होता तो आपको क्या पता होता है? X2, Y2, Z2, X3, Y3, Z3। इसी तरीके से इसको बोल सकते हैं XN, YN,
और जेड। अब देखो आपको क्वेश्चन में जो गिवन होगा या आपको जो पता है उसी तरीके से आप आंसर भी दे सकते हैं। अगर मान लो आपको पोजीशन पता है, अब आपको इसका सेंटर ऑफ मास खोजना है, तो मान लो कहीं पे सेंटर ऑफ मास हो, मान लिया ये है इसकी सेंटर ऑफ मास, यहां पर है सेंटर ऑफ मास। अब सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर कितना है, मैंने इसको बोल दे रहा हूं सिंपली RCM, सेंटर ऑफ मास का R, और इसकी पोजीशन वेक्टर को भी हम लोग सिंपल XYZ बोल दे रहे, सब में CM लगा देंगे आपको मन है तो, ठीक है। तो देखिए अगर मुझे RCM चाहिए यानी सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर, तो आप क्या करेंगे, M1 X1 सॉरी R है ना, तो R ले लीजिए, सबकी अपनी पोजीशन वेक्टर ले लेंगे, M1 R1 प्लस M2 R2 सो ऑन Mn Rn डिवाइडेड M1 प्लस M2, ऐसा सभी का मास M1 प्लस M2 सो ऑन Mn। समझ पा रहे हैं? या इसको ऐसा भी बोल सकते हैं, समेशन ऑफ ऑल मास और MI/RI बोल दिए, जहां पे I का वैल्यू 1 से लेकर N तक हो सकता है। ये समझते हैं ना ये बातें, इतनी लंबा लिखने से अच्छा आप ऐसा समेशन लिख सकते हैं। और इसी तरीके से नीचे समेशन ऑफ ऑल मास 1 से लेकर N तक। तो ये फॉर्मूला हो जाता है सेंटर ऑफ मास निकालने का, उसकी लोकेशन निकालने। अगर सभी का इंडिविजुअल पोजीशन वेक्टर पता है तो M1 R1 M2 R2 सबका कर दो, इसको मास मोमेंट बोलते हैं, आगे आएगा, अभी बस इतनी बातें याद रखें। अब नेक्स्ट सवाल आता है कि अगर मुझे पोजीशन वेक्टर नहीं पता और ना मुझे चाहिए XYZ कोऑर्डिनेट, तो यही रूल सब XYZ कोऑर्डिनेट में अप्लाई कर देंगे। कैसे, जरा ध्यान से देखो, मान लो मुझे चाहिए था X सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास का ये X कोऑर्डिनेट चाहिए, बस ये डिस्टेंस चाहिए, तो मैं क्या करूंगा बताओ, इसी तरीके सोचो, M1 X1 पहले मास उसका X कोऑर्डिनेट प्लस M2 X2 प्लस M3 X3 सो ऑन, जितना मास मालूम है और सभी का X कोऑर्डिनेट, और डिवाइड किससे कर देंगे, M1 M2 सो ऑन Mn। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? इसी तरीके से Y कोऑर्डिनेट निकाल पाएंगे, इसी तरीके से Z कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं, नोट कर लीजिए। आइए आगे बढ़े हम लोग। तो सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला हमें समझ में आ गया, जो भी निकालना है अगर उसका पार्टिकुलर X कोऑर्डिनेट निकालना है तो M1 X1 M2 X2 M3 X3, इस तरीके से अगर पोजीशन वेक्टर निकालना है तो M1 R1 M2 R2 M3 R3, इस तरीके से, और नीचे डिवाइड कर देंगे टोटल मास से, पूरे सिस्टम का मास से, M1 M2 M3 M4, इस तरीके से। क्लियर है ना? सेम इसी तरीके से आप नीचे लिख लीजिए Y एक्सिस उसका सेंटर ऑफ मास, यहां भी आप ना CM लिख लेना, मैं सिर्फ CC लिखा, यही है, ये जो मैं निकाला वही ये है ना। समझ पा रहे हैं आप लोग, तो बुद्धिमान है, सिर्फ टेस्ट में पता नहीं क्या हो जाता है। 145, एक बच्चे तो 98 मार्क्स लेकर आए हैं शायद इस बार। ठीक है, क्या आप लिख लिए, Y और Z लिखे। इसी तरीके सेंटर ऑफ मास का Y एक्सिस बोलो कैसे निकालोगे, M1 Y1 प्लस लो Y2, इसी तरीके से क्या चलते चले जाएंगे, जितनी मास है सभी का Y कोऑर्डिनेट और डिवाइडेड सभी मास को। अगर मुझे Z एक्सिस चाहिए, 3D बॉडी है, अच्छा जरूरी नहीं हमेशा, अच्छा एक बात और समझो, जरूरी नहीं कि हमेशा तीनों एक्सिस चाहिए ही। मानो 1D बॉडी है, 1D बॉडी मतलब बहुत ध्यान समझो, मतलब एक पतला सा वायर है मान लो, अब इसका सेंटर ऑफ मास खोजने जाओगे जिसमें Y एक्सिस खोजोगे क्या, Z एक्सिस खोजोगे क्या, सिर्फ क्या खोजोगे, X एक्सिस, सिर्फ उसमें X निकाल देंगे, इसका मिड पॉइंट या जो भी हो जैसा बॉडी होगा। अब मान लो एक ना, जैसे ये बोर्ड है, एक पतला सा सीट है, आपका नोटबुक का पेज है, एक नोटबुक का पेज है, उस पेज का सेंटर ऑफ मास खोजना है, तो उसमें Z एक्सिस कहां खोजोगे, थिकनेस तो नेग्लिजिबल है, उसमें क्या खोजोगे, सिर्फ X और Y। अब हम लोग करेंगे कंटिन्यूअस बॉडी में, ठीक है।
इसे जल्दी से नोट करें, अगर आप नहीं लिखे हैं तो पहले ही लिख लिए, अच्छी बात है, पहले लिख लिए तो अच्छी बात है, जल्दी से नोट कीजिए, जल्दी से नोट कीजिए। इसका हम लोग करेंगे कंटिन्यूअस बॉडी हो गया, नहीं सॉरी डिस्क्रीट हो गया, कंटिन्यूअस करना है। आइए देखिए, मान लो एक ना आपके पास डिस्क्रीट बॉडी है, सॉरी कंटिन्यूअस बॉडी ले लीजिए, हेडिंग लिख लीजिए फॉर कंटिन्यूअस बॉडी। अब मान लो ये कंटिन्यूअस बॉडी है, मतलब ये नहीं कि यहां पर मास है यहां पर मास, इस पूरे में मास है, इस पूरे में मास है, ये पूरे का मास है m, इसका टोटल मास मालूम है, टोटल मास m। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? अब मुझे ना इसका सेंटर ऑफ मास निकालना है। फिर से मैं बोल रहा हूं, वो पॉइंट इस बॉडी के अंदर भी हो सकता है, बाहर भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, पर जहां पे भी होगा उसका मुझे निकालना है। तो दो उपाय है, या तो पोजीशन वेक्टर निकालो या कोऑर्डिनेट निकालो। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो ऐसे एक्सिस में पहले तो आप कोऑर्डिनेट बनाइए, चलो। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, पहले एक छोटा सा मास, एलिमेंट्री मास हम लोग मानते हैं डीएम, कहीं पे भी मान लो ये मान लिया एक छोटा सा मास डीएम। इस छोटे से मास डीएम का मुझे पता होना चाहिए सभी कुछ, मतलब पोजीशन वेक्टर पता होना चाहिए, R1 बोल दो या R बोल दो, अब तो 1 2 मानना नहीं तो सीधा R बोल दीजिए, या यहां का कोऑर्डिनेट मालूम होना चाहिए X Y Z, ठीक है। अब अगर इसका पोजीशन वेक्टर पता है, तब इसका जो सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर निकलेगा R ऑफ सेंटर ऑफ मास, सेम उसी तरीके से निकालेंगे जैसे वहां M1 R1 लेते थे, यहाँ M की जगह कौन लेंगे, DM। तो DM और R1 मतलब R, और डिवाइडेड वहां M1 M2 M3 तो यहाँ पे DM, और इसको इंटीग्रेट कर देंगे, इसको क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? यही इसका फॉर्मूला बन जाएगा। अगर मानो मुझे आपको कोऑर्डिनेट निकालना है एक्स एक्सिस से, अगर एक्स एक्सिस निकालना है सिर्फ सेंटर ऑफ मास का, तो वो भी कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग M1 X1 लेते थे तो DM इंटू एक्स, और नीचे M1 M2 M3 तो नीचे DM। और देखो वहां डिस्क्रीट होता था तो सिंपल एडिशन कर देते थे, पर कंटिन्यूअस बॉडी का एडिशन का ही नाम क्या है, इंटीग्रेशन। याद करो इंटीग्रेशन का डेफिनेशन ही क्या था, कंटिन्यूअस एडिशन। इंटीग्रेशन का मतलब क्या है, कंटिन्यूअस एडिशन। क्लियर है मेरी बात है? इसी तरीके से आप जिस जो भी निकालना है, मानो y एक्सिस निकालना है तो आप क्या ले लोगे, छोटा सा मास इंटू उस मास का y कोऑर्डिनेट बाय छोटा सा मास, और उसको इंटीग्रेट कर देंगे यानी कि जोड़ दिए। z एक्सिस निकालना है तो कुछ भी नहीं है, छोटा सा मास लिए बॉडी का, उसका z एक्सिस उसको इंटीग्रेट कर दिए, फिर छोटा सा जो मास लिए उसे कर दिए। तो इस तरीके से आप कंटिन्यूअस बॉडी का कर सकते हैं। क्लियर है मेरी बातें? सेंटर ऑफ मास का लोकेशन निकालने के लिए थ्योरी इतना ही है, दो ही टाइप का बॉडी हो सकता है, दो ही तरीके का पोजीशन जरूरत पड़ सकता है, या तो पोजीशन वेक्टर या उसका कोऑर्डिनेट। आइए छोटे छोटे क्वेश्चन एक दो प्रैक्टिस कर लेते हैं, डिस्क्रीट बॉडी का एक कंटिन्यूअस बॉडी का, फिर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। अब आपकी काम है, अभी तक मैं ही कर रहा था, अब आप करोगे, जितना सिखाए हैं जल्दी से पेन चलाएंगे, इस उम्मीद में नहीं बैठेंगे कि सर बोर्ड पर करेंगे। आइए कुछ भी नया नहीं आपके लिए, जल्दी करें, जिनका रिमेनिंग है जल्दी कीजिए। ओके, आप सभी को करना है। चलिए निकालिए तो,
कई बार सेंटर ऑफ मास को मैं शॉर्ट में सीएम लिख देता हूं, तो आप घबराइएगा नहीं, बात एक ही है, सेंटर ऑफ मास सीओएम बोलो या सीएम बोलो। तो देखो अभी 3 पार्टिकल सिस्टम है, 3 पार्टिकल है, M1 M2 M3। क्वेश्चन को इजी करने के लिए मुझे सिर्फ आपको फॉर्मूला सिखाना है कि फॉर्मूला यूज कैसे करते हैं, कैलकुलेशन बहुत मुश्किल देने से मतलब नहीं। तो तीनों का मास मैंने दे दिया, तीनों का कोऑर्डिनेट दे दिया। अब मुझे आप क्या दे सकते हो, सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट, किस पूरे यूनिवर्स में सेंटर ऑफ मास कहां पर है। चलिए जी जल्दी से सभी बच्चे देंगे आंसर, ठीक है आ गया ना। देखिए जेड एक्सिस तो निकालेंगे नहीं क्योंकि हमारे पास 2 ही कोऑर्डिनेट है, एक्स और वाई। बताइए कितना आ गया एक्स वाई कोऑर्डिनेट, हाफ कोमा एक्स कोऑर्डिनेट हाफ आया ना, नहीं आया, आया ना। और वाई कोऑर्डिनेट रूट में रखने दो, वाई कोऑर्डिनेट 1/2√3, यही ना, हाफ, ऐसा ही कुछ आया, रूट में छोड़ो √3 था ना, यही कुछ आया, अलग आया जी। लो क्या है जी तुम्हारा, √3 काटो ना, अरे 3 ऊपर √3 है, नीचे 3 कट होगा ना, उसमें क्या भाई 3, मुझे बताओ √3/3 है तो क्या करोगे, 3 से कैंसिल करोगे ना, बचेगा ना √3, ऐसा है ना। आया ये आया हम सभी का, आया हम सभी का, ये आया, पीछे आया। चलिए आगे बढ़े ना। अब एक क्वेश्चन करेंगे कंटिन्यूअस बॉडी का, एक क्वेश्चन करेंगे हम लोग कंटिन्यूअस बॉडी का। आ जाइए, ये सारी चीजें हम लोग 11 12 बोर्ड ये सब में भी किए हैं, कुछ मतलब नहीं है इसको, बस एक और फॉर्मूला हमारा रिवाइज हो जाए। आ जाइए, एक कंटिन्यूअस बॉडी लेते हैं, सिंपल सा एक रॉड का, हालांकि आपको पता भी रॉड का क्या होगा, मिड पॉइंट पर होगा, फिर भी हम लोग ले लेते हैं। क्या मुझे पिछला क्वेश्चन बोर्ड पे सॉल्व करना है, नहीं ना। हेलो बीच वाले बच्चे, सबसे सेफ जोन में बैठने वाले, ना कभी आंसर देते ना भी कुछ करते, पता नहीं क्या करने आते। क्या आप लोग कर पाए, मुझे करने की जरूरत नहीं है ना, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए कंटिन्यूअस बॉडी के लिए, ताकि थोड़ी सी आपकी इंटीग्रेशन का भी प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। देखो एक रॉड है, एक रॉड है जिसकी लेंथ L है, ठीक है ना। अब बोला है मुझे बताओ इसकी सेंटर ऑफ मास पता करो, इसकी सेंटर ऑफ मास पता कीजिए, ऐसा वो बोल रहा है। क्या करेंगे इसमें बताओ, पहले आप क्या लोगे, एक छोटा सा मास डीएम, कहीं पे भी ले लो डीएम मास छोटा सा, मान लो ये मास यहां पे ले लिए, एक डीएम मास छोटा सा, ये डीएम मास। अब ये डीएम मास का आपको चाहिए ना लोकेशन, मुझे बताओ इस बार तीनों एक्सिस का जरूरत है, सिर्फ एक्स एक्सिस का जरूरत है, सिर्फ एक्स एक्सिस, 1D बॉडी है ना, वाई जेड हम खोजेंगे, तो मुझे इसका एक्स एक्सिस तो लेना पड़ेगा। तो मैं मान लिया यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या है, एक्स, तो इसका एक्स एक्सिस तो मिल गया एक्स। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं। अब ये जो आपने डीएम माना है, इस डीएम का मास तो चाहिए कि डीएम है कितना, अगर पूरे रॉड का मास m है, रॉड का मास m है, तो इस डीएम मास कितना होगा, ध्यान समझिए, पहले इसकी लेंथ आपको मानना पड़ेगा। रॉड का अपना एक जो छोटा सा एलिमेंट माने, इसका लेंथ मानिए, मान लो ये लेंथ dx है। अब बहुत ध्यान से देखना डीएम कैसे निकालते हैं, देखो पूरे L लेंथ का मास कितना है m, बहुत ध्यान से देखो, बार बार जरूरत पड़ेगा ऐसा, पूरे L लेंथ का मास कितना है m। मुझे L लेंथ नहीं चाहिए, मुझे चाहिए 1 मीटर का। जैसे 10 पेन का प्राइस 100 रुपीज है, तो एक पेन का प्राइस कितना होगा 10 रुपीज।
अब एक का मिल गया तो जितना पेन का पूछे उतना पेन का निकाल सकते हैं। इसी तरीके से एल लेंथ का मास है एम, मुझे एक लेंथ का मास चाहिए यूनिट लेंथ का, तो आंसर क्या होगा एम बाय एल। अब बताओ 2 मीटर का कितना आंसर हो जाएगा 2 टाइम्स एम बाय एल, 3 मीटर का 3 टाइम्स एम बाय एल, डीएक्स लेंथ का डीएक्स टाइम्स एम बाय एल। तो ये जो डीएम है ये कितना मास है, डीएक्स लेंथ का ये तो मास है, समझ पा रहे हैं। देयरफॉर डीएक्स लेंथ का हो जाएगा डीएक्स टाइम्स एम बाय एल, और ये जो है यही है डीएम, यही क्या है डीएम। मुझे एक बार बताओ क्या आपको समझ में आया। हेलो, ये डीएम मास कैसे निकाले, बार बार जरूरत पड़ेगा। मेरे पास पूरे एल लेंथ रॉड का मास मालूम है एम, पूरा लेंथ एल है, पूरा मास एम है। ये कुछ इसी तरीके से है जैसे मान लो 10 पीस पेन है, इसका प्राइस मैंने बोला 200 रुपीज है। अब मुझे 10 का दाम नहीं चाहिए, मुझे दाम चाहिए 12 पीस का। तो आप क्या करोगे, आप पहले निकालोगे एक पीस का, तो 10 पीस का दाम 200, तो एक पीस का प्राइस कितना 200 बाय 10, समझ पा रहे हैं। वही काम किए, एल लेंथ का मास एम, तो 1 लेंथ का 1 कितना होगा एम बाय एल, समझ पा रहे हैं। अब 12 पीस का कितना हो जाएगा, एक पीस का जो दाम है उसको 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो एक का जितना मुझे डीएक्स लेंथ का चाहिए डीएक्स से मल्टीप्लाई कर दिए, और इसी मास को हमने नाम रखा है डीएम मास। क्लियर है ना, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यूनिटी मेथड इसको बोलते हैं, पर ये भूल जाते हैं, पता नहीं बच्चा नीट की तैयारी करते करते। ओके, तो मैं उसे क्यों मिटा दिया, इतना मेहनत से तो आपको समझाया डीएम मास। चलो ये डीएम मास मालूम हो गया, अब फॉर्मूला लगा दीजिए। फॉर्मूला क्या बोलता है, एक्स ऑफ सेंटर ऑफ मास खोजना है, तो इंटीग्रेशन ऑफ डीएम एक्स डिवाइडेड इंटीग्रेशन ऑफ डीएम, ठीक है, यही तो बोलता है। अब इसमें लिमिट भी रखेंगे, ध्यान देखिए लिमिट कैसे रखेंगे। वेरिएबल यहां कौन है एक्स, वेरिएबल कौन है एक्स, तो ये जो x है ये इसकी वैल्यू मिनिमम कितना हो सकता है, ये x जो यहाँ पॉइंट माने, ये कहां मान सकते थे मिनिमम यहाँ पे, तो x का वैल्यू क्या होता है, और मैक्सिमम कहां मानते हैं यहाँ पे, तो x का वैल्यू क्या होता है l, यानी इसकी लिमिट हो जाएगा 0 टू l। और dm तो कोई बात नहीं, ये कोई वेरिएबल है, dm का सीधा m हो जाएगा, जिससे dx का x होता है। क्लियर है ना मेरी बातें। आइए, तो एक्स ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डीएम का वैल्यू रखो, डीएम का वैल्यू हो गया एम बाय एल डीएक्स, और इंटू एक्स भी है, लिमिट है 0 टू एल, और डीएम का इंटीग्रेशन हो गया एम। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप देख लीजिए, जो कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, एम और एल तो कांस्टेंट है, टोटल मास टोटल लेंथ कांस्टेंट है, तो m बाय एल ऊपर बाहर आ गया, और इंटीग्रेशन बचा x dx, और लिमिट हो गया 0 टू l, और नीचे हो गया m। बताओ m से m कैंसिल होगा या नहीं होगा, होगा, तो m से m कैंसिल हो गया। तो देखिए x ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या बचा, ऊपर बचा 1 बाय एल, और नीचे तो कुछ बचा ही नहीं, तो खत्म कर दो। अब बताओ x dx का क्या हो जाता है जी, एक्स स्क्वायर बाय 2, और लिमिट रख दो 0 टू l। चलिए आंसर लेकर आ जाइए, देखो l बाय 2 आ जाएगा आंसर। हम जानते हैं रॉड का सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, मिड पॉइंट को, कीजिए जल्दी से। अच्छा, ये जो यूनिट लेंथ का जो लेंथ निकाले ना, इसी को बोलते हैं लैम्डा, याद रखना, इसी को बोलते हैं लैम्डा। लैम्डा मतलब हुआ लीनियर मास। अच्छा, अभी मैं ना अलग से टॉपिक ही कर लेता हूँ, आप पहले यहां तक लिखिए, फिर मैं अलग से टॉपिक ही कर लेता हूँ। हो गया ना, कर लिए, l बाय 2 आया आप सभी का, l बाय 2 आ गया ना, तो अभी से याद भी रखेंगे, अभी ये बार बार काम नहीं करेंगे। अब हमें याद हो गया रॉड का सेंटर ऑफ मास कहाँ, l बाय 2 पे, मिड पॉइंट पर। और मैंने शुरुआत में आपको समझा दिया है, जब भी कोई ऐसा बॉडी दिखे तो आप माइंड में सोचेंगे, क्या सोचना है, ज्योमेट्रिकल सेंटर, उसका ज्योमेट्री का सेंटर कहाँ होगा, है ना। तो किसी रॉड का सेंटर कहाँ होगा, उसकी मिड पॉइंट l बाय 2 पे।
आइए मैं आपको क्या सिखाने वाला हूं, मास डेंसिटी। ठीक है, जैसे अभी निकाले थे ना 1 मीटर लेंथ का, है ना। तो देखो अगर यूनिट लेंथ लेते हैं, यूनिट मास ऑफ यूनिट लेंथ, यूनिट लेंथ का जब मास निकालते हैं, मास ऑफ यूनिट लेंथ, इसको बोलते हैं लीनियर मास डेंसिटी। इसका नाम हो जाता है लीनियर मास डेंसिटी। ठीक है, इसका अपना एक सिंबल है लैम्डा। और कैसे निकालते हैं, अभी अभी निकाले थे। क्या करेंगे, टोटल मास ले लेंगे और टोटल लेंथ को क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। कहीं पे कोई दिक्कत, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं ना, अभी यही काम किए है ना। अच्छा, इससे फायदा क्या होगा, कभी भी छोटा सा, जैसे समझो ये रॉड था, अभी इसकी टोटल लेंथ L था और टोटल मास M था। इसकी लीनियर डेंसिटी जो अभी निकाले थे, यही किए थे M/L। इसकी यूनिट क्या हो जाएगा, बोलो, केजी पर मीटर। अब इसका फायदा क्या है, अगर कभी डीएम निकालना हो छोटे से लेंथ का, मान लो आपने क्या किया, ये एक छोटा सा लेंथ इसमें dx ले लिया, अब बोल रहे हैं ये dx लेंथ का मास है dm, तो कैसे निकालेंगे, मुझे एक लेंथ का मालूम है जिसका नाम है लैम्डा या M/L। ये कितने दूर का मास है, यूनिट लेंथ का, 1 मीटर का, तो 2 मीटर का कितना हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो dx का कितने से मल्टीप्लाई करोगे, dx से, तो लैम्डा इंटू dx ये लिख दो, या लैम्डा का वैल्यू दे देंगे M/L इंटू dx, जो अभी किए थे। क्या बातें समझ पाए, इसी तरीके से, पर ये तो सिर्फ 1D बॉडी में काम करेगा, हमेशा तो काम करेगा नहीं। तो 2D बॉडी होगा तो हम एरियल डेंसिटी निकालते हैं, उसको बोलते हैं एरिया मास डेंसिटी। तो ध्यान से देखिए, मास ऑफ यूनिट लेंथ, इसी तरीके से दूसरा कंसेप्ट है मास ऑफ यूनिट एरिया, मास ऑफ यूनिट एरिया, इसको बोलते हैं सरफेस मास डेंसिटी या एरियल मास डेंसिटी। ये सब फिर ना मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चार्ज के समय भी सिखाऊंगा, इसका नाम हो जाता है सरफेस मास डेंसिटी। इसका अपना सिंबल है सिग्मा। ठीक है, ये कैसे निकालोगे, तो ये टोटल मास ले लोगे और टोटल एरिया से डिवाइड कर देंगे। इसकी यूनिट चाहो अभी अभी आप बना सकते हो, बोलो यूनिट क्या हो जाएगा, केजी पर मीटर स्क्वायर। मैं इसलिए यूनिट बोल रहा हूं ना कि यूनिट से पहचानोगे क्वेश्चन में, क्वेश्चन में गिवन रहेगा बॉडी एज डेंसिटी इतना केजी मीटर स्क्वायर, वो कभी एग्जाम में लिख कर नहीं आएगा लीनियर मास डेंसिटी, एरियल मास डेंसिटी, वॉल्यूम मास डेंसिटी। यूनिट से पहचानना पड़ेगा, केजी पर मीटर दिया मतलब सिर्फ लेंथ का है, लीनियर है। केजी पर मीटर स्क्वायर दिया मतलब उसकी सरफेस का है, एरियल है। क्लियर है ना। अब देखो इसके लिए भी एक डायग्राम जैसा बना लेते हैं। मान लीजिए, ध्यान से देखो, एक सरफेस है, ठीक है। अब इस सरफेस का टोटल एरिया A है और टोटल मास M है, ठीक है। अब मुझे इस पूरे एरिया में इंटरेस्ट नहीं है, मुझे एक छोटा सा मास चाहिए, इसका DM मास। मुझे सिर्फ इसमें एक छोटा सा DM मास चाहिए, ये मुझे सिर्फ ये DM मास चाहिए। और इसका एरिया है, मानो एलिमेंट्री एरिया है DA, इसकी एरिया है मान लो DA, एलिमेंट्री एरिया है DA। तो मैं कैसे निकालूंगा, मुझे मालूम है ये जो सिग्मा है ये मास कितने का है, एक एरिया का, यूनिट एरिया का। 2 एरिया होता है तो 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, DA एरिया है तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, DA से। समझ पा रहे हैं,
तो ये डीएम आराम से निकाल सकते हैं, सिग्मा इंटू डीए। समझ पा रहे हैं? या सिग्मा नहीं दिया है तब सिग्मा अलग से निकाल लेंगे, एम बाय ए इंटू डीए। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? इस दोनों नोट कीजिए। एक लास्ट बचेगा वॉल्यूम मास डेंसिटी, जो हम लोग बचपन से पढ़ते आए, सिर्फ बचपन में वही पढ़ते थे, वॉल्यूम मास डेंसिटी, उसी को बोलते थे डेंसिटी, मास बाय वॉल्यूम। मैं सिर्फ इधर का मिटा दे रहा हूं, सिर्फ फर्स्ट वाला मिटा दे रहा हूं, और मैं आपको तीसरा आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। ये दूसरा था, अब हम लोग तीसरा कर रहे हैं जिसका नाम है वॉल्यूम। अच्छा, ये होता क्या है ये समझो, वॉल्यूम होता क्या है ये तो समझो। तो मास ऑफ यूनिट वॉल्यूम, यूनिट वॉल्यूम का जो मास होता है ना, उसका नाम होता है मास डेंसिटी या वॉल्यूम मास डेंसिटी, वॉल्यूम मास डेंसिटी, और इसका सिंबल रो होता है। और बचपन से इसी को पढ़ते आए थे, और हम लोग सिर्फ शॉर्ट में बोलते थे डेंसिटी डेंसिटी, इतनी बात को हम लोग छोड़ देते थे, वॉल्यूम मास को हम लोग याद किए हुए थे बचपन से, डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। ठीक है, तो ये रो का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, टोटल मास बाय टोटल वॉल्यूम। जैसे वहां था टोटल मास बाय टोटल एरिया। जैसे मान लो एक क्यूब है, अब इसकी टोटल मान लो वॉल्यूम भी है और टोटल मास m है, पर आपको ना इसके अंदर एक छोटा सा क्यूब लेना है, एक छोटा सा मास खोज रहे हैं। आप क्या किए, एक छोटा सा मास खोज रहे हैं, ये एक छोटा सा मास, ऐसा एक छोटा सा मास खोज रहे हैं। अब ये मास जो खोज रहे हैं, इसकी मास मुझे पता करना है, तो इसको मैं डीएम बोल दूंगा, छोटा सा मास। अब ये जो आपने लिया है ना, इसकी वॉल्यूम पता होना चाहिए पहले से। मान लो इसकी वॉल्यूम जो है ये डीवी है, छोटा सा वॉल्यूम डीवी है। ठीक है, तो डीएम कितना हो जाएगा, ध्यान से देखो, ये जो रो है, ये रो कितने वॉल्यूम का मास है, यूनिट वॉल्यूम का, मतलब एक वॉल्यूम का। तो 2 मीटर क्यूब होता तो कितना होता है, 2 से मल्टीप्लाई करते, तो डीवी वॉल्यूम है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, डीवी से। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, रो इंटू डीवी, या इसी को लिख सकते हैं एम बाय वी इंटू डीवी। अच्छा, इसकी यूनिट तो हम लोग बचपन से याद किए हुए, केजी पर मीटर क्यूब होगा ना, केजी पर मीटर क्यूब। ठीक है, तो ये लास्ट हो गया, तीनों टाइप का आप सीख गए, तीनों टाइप का आप सीख गए, वॉल्यूम डेंसिटी, मास डेंसिटी मतलब लेंथ डेंसिटी, सरफेस डेंसिटी और वॉल्यूम डेंसिटी। चलिए आगे बढ़े, एक लास्ट क्वेश्चन करके मैं क्लास को वाइंड अप करता हूं। आइए एक लास्ट क्वेश्चन करेंगे। एक अपने पास रॉड है गिवन, और इन्होंने रॉड की लेंथ दे रखा है L, मास दे रखा है M, और रॉड की डेंसिटी भी दे रखा है लैम्डा। कितना दे रखा है, लैम्डा नोट x बाय L। ठीक है, यहां से यहां पे x जा रहा है, तो ठीक है, ये है x। ओके, इतनी बातें पहले नोट करें, इतनी बातें पहले नोट करें, फिर मैं मतलब समझाता हूं आपको। एक रॉड है जिसकी लेंथ L है, मास M है, उसकी डेंसिटी है लैम्डा नोट x बाय L, जहां पर x दे रखा है लेफ्ट एंड से इसकी डिस्टेंस, जिस पॉइंट का ये डेंसिटी है।
लैम्डा नोट एक कांस्टेंट है। लिखिए, इसमें क्वेश्चन लिखिए, फाइंड सेंटर ऑफ मास, फाइंड सेंटर ऑफ मास फ्रॉम लेफ्ट एंड ऑफ रॉड, फ्रॉम लेफ्ट एंड ऑफ रॉड, रॉड के लेफ्ट एंड से, इधर से सेंटर ऑफ मास कहां पे होगा वो बोल रहा है खुद। देखो ये बताओ, यूनिफॉर्म डेंसिटी है या वेरिएबल डेंसिटी है? वेरिएबल। ये लैम्डा डेंसिटी होता है ना। देखो x की वैल्यू जैसे जैसे बदलेगा डेंसिटी बदल जाएगा। तो क्या अभी L/2 होगा आंसर? फिर समझो, अभी अभी हम लोग प्रूव किए थे ना, रॉड का सेंटर ऑफ मास कहां होता था जी? L/2 पे होता था। पर उसमें रॉड कैसा होना चाहिए था? यूनिफॉर्म डेंसिटी का। सिमेट्री तो अभी भी है पर यूनिफॉर्म डेंसिटी नहीं है। यूनिफॉर्म डेंसिटी का मतलब हर जगह एक जैसा मास होना चाहिए। यहां पे हर जगह एक जैसा है क्या? नहीं। कैसे पता चल रहा है? क्योंकि लैम्डा नोट पे कांस्टेंट है, साथ में एक्स है। जैसे समझो एकदम पास में जाओगे तो डेंसिटी कम हो जाएगा, बहुत दूर जाओगे डेंसिटी बढ़ जाएगा। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? लेकिन अगर आपने सिर्फ ये याद करके रखा है कि रॉड का सेंटर ऑफ मास L/2 होगा, एग्जाम में ये क्वेश्चन आ गया तो गड़बड़ हो जाएगा। पर अगर वो प्रोसेस सीखे डिराइव करने, तब आप इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। तो प्रोसेस लगा दीजिए। बताओ, बॉडी कंटिन्यूअस या डिस्क्रीट? बॉडी कंटिन्यूअस। रॉड है तो हमें सिर्फ क्या चाहिए? एक्स एक्सिस। तो फॉर्मूला लगा दीजिए, एक्स ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा? इंटीग्रेशन ऑफ dmx डिवाइडेड dm। कहीं पे कोई दिक्कत? ओके। उसके बाद हमें पता है dm निकालने का तरीका क्या है। हमें छोटा सा एक पोर्शन लेना पड़ता है। मान लो यहां पे ले लो dx। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? और dm का क्या हो जाएगा? लैम्डा इंटू dx, और यहाँ x है, और ये भी लैम्डा का हो जाएगा, लैम्डा इंटू dx। अब लैम्डा दिया हुआ है, लैम्डा की वैल्यू रख दो। इंटीग्रेशन ऑफ लैम्डा है लैम्डा नोट x बाय l, और इधर मिल गया dx और x। नीचे भी देखिए, लैम्डा की जगह रखेंगे लैम्डा नोट x बाय l dx। जो कांस्टेंट है बाहर निकाल दीजिए, तो ऊपर लैम्डा नोट l, ये बाहर आ जाएगा। अंदर 2x है तो बन गया x² dx, और नीचे देखो लैम्डा नोट l बाहर आ जाएगा, और अंदर क्या बच जाएगा? x dx। लैम्डा नोट l नीचे ऊपर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो सिर्फ बच गया आपका x² dx इंटीग्रेशन एंड x dx इंटीग्रेशन। नाउ लिमिट, वेरिएबल कौन है? x। x का मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता था? लेफ्ट हैंड पे 0, और मैक्सिमम कितना हो सकता था? l। समझ पा रहे हैं? तो 0 से l। बस सॉल्व कीजिए, जल्दी से आंसर दीजिए। तो इसके बाद तो आसान सा है। और समझ के, ऐसा नहीं कि बस दाएं से आया बाएं से निकल गया, कुछ भी पता नहीं चल रहा है। हम लोग जब छोटे थे, है ना, तो नया नया उस समय ना हॉलीवुड मूवी का डिस्क आता था, सीडी। हम लोग के समय मेमोरी कार्ड ये सब होता नहीं था, और वो इंग्लिश में आता था। अपनी इंग्लिश तो ऐसे ही थी, तो कुछ समझ में नहीं आता था, लेकिन अच्छा लगता था। हॉलीवुड में एक्शन वैक्शन ऐसा बोल के, तो पूरा मूवी समझ में कुछ नहीं आता था, पर देख लेते थे 3 घंटा। हाँ, अच्छा फील हुआ। तो ऐसा नहीं हो आपके साथ कि देख कर तो लगे हाँ ठीक है, पर समझ में कुछ भी नहीं आया। तो ऐसा हॉलीवुड मूवी की तरह मत करें, एक एक चीजों को समझे, क्योंकि कंपटीशन है। यहाँ बोर्ड के स्ट्रेटजी से तैयारी नहीं काम चलेगा। आपको हो सकता है बोर्ड में आप 95% लेकर आ गए होंगे, पर हो सकता है नीट के एग्जाम में आपसे 10 क्वेश्चन नहीं बने फिजिक्स का।
जो बच्चे 12 बोर्ड में फिजिक्स में 95% मार्क्स भी लेकर आते हैं, उनसे भी हो सकता है 5 भी क्वेश्चन नहीं बने नीट के एग्जाम में। क्यों? बोर्ड में सरफेस लेवल्स काम चल जाता है, हाँ एक ओवरव्यू समझ गए, हो गया, बना बना के लिख दिए। यहाँ तो एग्जैक्ट चाहिए, या तो गलत होगा या सही होगा, बीच का कुछ नहीं होगा। गलत होगा तो 1 मार्क्स लेकर जाएगा, सही होगा तो 4 मार्क्स देकर जाएगा। और सही तभी होगा जब फाइनल कैलकुलेशन का सही रिजल्ट आएगा। आपने आधा सही कर दिया फिर भी वो निगेटिव ही होगा। चलिए आंसर आ गया ना अपना, कितना? 12/3। बस कितने बुद्धिमान आप लोग हो गए हैं, बस टेस्ट में पता नहीं क्या हो जाता है। 12/3, ठीक है ना। चलिए तो एक मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, ये आपको घर से करना है। देखिए अब थोड़ा ना कॉम्प्लेक्स आता है, उस सबको मैं डेरिवेशन नहीं कराऊंगा, अगली क्लास में डायरेक्ट रिजल्ट दे दूंगा, जैसे कोन का, रिंग का, हेमीस्फीयर का, ये सब का। तो एक ना मैं रिंग का देता हूं, हाफ रिंग का आपको करना है, ठीक है। ये घर पे ट्राई करना है इसी तरीके से, इंटीग्रेशन की तरीके से। और बाकी अगली क्लास में डायरेक्ट फॉर्मूला लिखाकर अगली क्लास शुरू करेंगे, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन कराना है। पर ठीक है, एक आपका होमवर्क है, इसको आज घर पे ट्राई करना, थोड़ा इंटीग्रेशन का प्रैक्टिस हो जाएगा। सेंटर ऑफ मास ऑफ सेमी रिंग, मैं थोड़ा आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं ताकि आपको घर पे सॉल्व करते समय बिल्कुल दिक्कत ना हो ऐसा। ठीक, चलिए ये जो सेमी रिंग है इसका मान लो आपको निकालना है सेंटर ऑफ मास। बात पहले समझो मेरी, देखो इसमें सिमेट्री खोजो। क्या ये एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्री है? आंसर है, देखो ना। और वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्री नहीं है, देखो यहाँ पे अलग हाइट है, यहाँ पे अलग हाइट, यहाँ पे अलग हाइट है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? पर एक्स एक्सिस एक जैसा है, तो एक्स एक्सिस का तो सेंटर ऑफ मास यहाँ पे आएगा, मतलब इसके बीच में आएगा, समझ पा रहे हैं। पर वाई एक्सिस में यहाँ पे नहीं होगा, हाँ ये पूरा रहता तो यहाँ पे आता, यानी इसका सेंटर ऑफ मास इसके सेंटर से पास करने वाले लाइन में कहीं पर होगा, मान लो यहाँ पर कहीं पर होगा सेंटर ऑफ मास। क्या मेरी बात समझ पाए? लो फिर से ध्यान सुनो मैं क्या बोल रहा हूं। पहले रिंग को मैंने 3D नहीं माना, मैंने क्या माना? 2D, ठीक है। अब देखो एक्स एक्सिस में तो बीच में आएगा, आपको समझ में आ रहा है, क्योंकि इधर तो सिमेट्री है। वाई एक्सिस सिमेट्री नहीं है, तो वाई एक्सिस में एक्स एक्सिस तो फिक्स होगा इस पॉइंट पर, अब इसमें मैं वाई खींच दिया, अब इसी लाइन पर कहीं तो होगा, तो नीचे तो मास ही नहीं है, तो नीचे तो होने से रहा, यहां से यहां के बीच में कहीं पर होगा सेंटर ऑफ मास। क्लियर है ना? तो आपको यही वाई निकालना है, यहां से यहां तक वाई निकालना है, समझ पा रहे हैं? ये हो जाएगा सेंटर ऑफ मास का वाई। क्लियर है? आपके लिए फॉर्मूला क्या बन जाएगा वाई ऑफ सेंटर ऑफ मास, बताओ? इंटीग्रेशन ऑफ डीएम वाई बाय डीएम। मेरी बात समझ पा रहे हैं? और यहीं से y निकल जाएगा, सम आ जाएगा r/2 r/h, r के फॉर्म में आएगा, और x का तो वैल्यू 0 ही होगा। बातें समझ पा रहे हैं? अच्छा यहाँ पे dm कितना होगा बहुत ध्यान समझो। अब यहाँ पे एक dm खोजोगे ना, मास क्या है? यही है ना मास, सिर्फ लो मास सिर्फ ये है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं या सिर्फ आप अच्छा फील कर रहे हैं, समझ में कुछ नहीं आ रहा? ये मास है, ये मास है, ये रिंग में ये ना मास होता है। तो आप क्या करोगे, एक छोटा सा मास लोगे ना, मान लो ये छोटा सा मास लिए, ये है डीएम, समझ पा रहे हैं? ये है डीएम मास। अब ये डीएम मास को कैसे निकालोगे? यहाँ पे डायरेक्ट डेंसिटी काम नहीं करेगा, देखो कैसे निकालोगे, ध्यान समझिए। डीएम मास में निकाल के देता हूं। मान लो ये आर्क कुछ तो एंगल बनाएगा यहाँ पे, ये देखो ये कुछ तो एंगल बनाएगा, ये मान लो कुछ भी डी थीटा एंगल बना रहा है। क्लियर है? ये कुछ तो एंगल बना रहा है। अब इस एंगल का मास कितना होगा, तो मुझे बताओ ये पूरा कितना एंगल बनाता है? पूरा, ये पूरा एंगल कितना होता है? 180। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? उसको रेडियन में क्या बोलोगे? पाई। तो ध्यान देखो, पाई एंगल
पाई एंगल कितना मास रखता है? m, टोटल मास m मान लो, टोटल मास m। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो पाई एंगल अगर m मास रखता है तो वन एंगल कितना मास रखेगा? m बाय पाई। समझ पा रहे हैं? तो डी थीटा एंगल कितना मास रखेगा? निकाल सकते हैं, क्या दिक्कत? तो डी थीटा एंगल कितना मास रखेगा? m बाय पाई इंटू डी थीटा। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? यहां से आप डीएम मास ले लेंगे। कहीं पे कोई दिक्कत? लो, कहीं पे कोई दिक्कत है क्या? तो डी थीटा का मास यही हो जाएगा हमारा डीएम। यही क्या हो जाएगा हमारा? डीएम। एक चीजों का और जरूरत पड़ेगा, वाई का। ध्यान समझो, वाई का वैल्यू कितना होगा यहां पर? क्या वाई डी थीटा के रिस्पेक्ट में होगा क्या डिफरेंशिएट इंटीग्रेट? नहीं ना हो जाएगा। ये वाई का वैल्यू कितना होगा? बहुत ध्यान से समझिए, है ना? देखो जरा ध्यान से, बहुत ध्यान से समझना। देखो, आपने यहां डीएम लिया है, इसका सेंटर ऑफ मास ऐसा यहां पे लीजिए। देखिए, वाई कैसे निकालना है बहुत ध्यान से समझो। यहां पे देखो, देखो ये आपका आर है, ठीक है ना? ओके, ये आपका आर हो गया ना? अब कहीं से आपको एक थीटा ले लेना है, मान लो, ठीक है? तो मान लीजिए ये आपने थीटा माना, इस आर का दो कंपोनेंट, समझ पा रहे हैं? ये जो डिस्टेंस होगा, ये डिस्टेंस, ये क्या हो जाएगा? आर साइन थीटा, और ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा? आर कॉस थीटा। और यही आपने माना है सेंटर ऑफ मास। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? यही हो गया आपका हाइट वाई। क्लियर है ना? तो y की जगह क्या हो जाएगा? r साइन थीटा। तो ये इंटीग्रेशन में dm का वैल्यू, y का वैल्यू रख दोगे, एक बार इंटीग्रेट करेंगे, समझ पा रहे हैं? और उसके बाद मुझे आंसर देंगे। मुझे बताओ लिमिट इसमें क्या रखोगे? वेरिएबल कौन आ रहा है यहाँ? डी थीटा। वेरिएबल कौन है? एंगल। जैसे वहां पर आता था dx, यहाँ पर आ रहा है डी थीटा। तो एंगल का वेरिएबल कैसा है? मिनिमम एंगल 0 डिग्री, मैक्सिमम एंगल 180। तो लिमिट यहाँ पे वही आ जाएगा। अभी रखना सही नहीं है लिमिट, पर मैं बता दे रहा हूं। लिमिट आप रखोगे 0 से पाई। समझ पर? अभी नहीं रख सकते क्योंकि अभी डीएम है। डी थीटा जब आएगा तब लिमिट रखाएगा। क्लियर है ना? तो प्लीज इतनी बातें आप अच्छे समझ लें। आज घर पे ट्राई करेंगे, थोड़ी सी वर्क करो, माइंड पे मेहनत करेंगे, तभी धीरे धीरे आदत बनेगा। बाकी अगली क्लास जो इस टाइप से स्टैंडर्ड रिजल्ट है 5-7, वो मैं आपको लिखा दूंगा। उसे तो आप याद ही कर लेंगे, पर एग्जाम में कभी भी अनएक्सपेक्टेड आ सकता है कुछ भी क्वेश्चन। तो एक बार प्रोसेस पूरा पता होना चाहिए कि किस तरीके से हम लोग सेंटर ऑफ मास निकाल कर लाते हैं। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं?